आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो प्रकाश शाह जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है ईरान और इजराइल की जो जंग है वो कितनी एस्केलेशन पर पहुंच चुकी है और आगे किस तरह के आप परिणाम देख रहे हैं इस युद्ध को लेकर? मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिका अभी नहीं और कुछ करेगा। तो अमेरिका की ओर से अभी कुछ ज़्यादा बमबारी इसराइल ईरान पे होगी नहीं। तो अमेरिका यहाँ रुक जाएगा। अगर ईरान ने अमेरिका के जो सोल्जर्स है, 40,000 सोल्जर्स है मिडल ईस्ट में, उस पर हमला किया, फिर अमेरिका वापस आ जाएगा और ईरान पे हमला करेगा। मगर ईरान ईरान ने जो हमला नहीं किया अमेरिका पे, तो अमेरिका दूर रहेगा और कुछ नहीं करेगा। मगर इजराइल और ईरान के बीच तो चलता रहेगा, क्योंकि क्या है ना कि आपने कहा कि 865 ईरानीज मारे गए हैं, कुछ इजरायलीज मारे गए हैं। तो अभी हर एक को बदला लेना है। हमारा नुकसान हुआ, हम उसका नुकसान करेंगे। जी। तो ये सब जब चलता रहेगा एक दूसरे के पर कि बदला लेना है, तब तक ये युद्ध चालू रहेगा। मगर ये भी हो सकता है कि ईरान का जो गोल था इसराइल का, वो हो चुका है कि ईरान के पास अभी बम बनाने की कोई शक्ति नहीं रही है। ऐसा अमेरिका कहता है। तो इसीलिए अगर ये सच है, तो फिर इसराइल को अभी ज़्यादा अटैक करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसराइल को ईरान से अभी सेटलमेंट करना चाहिए और सीज फायर करना चाहिए। जी। तो वो कर ले तो सबके लिए अच्छा है। प्रकाश सर, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह का माहौल बना हुआ है, यूएस की जो कार्रवाई है उसको भी गलत साबित किया गया। यानी अमेरिका ने जिस तरह से न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया, एक तो वो क्रिटिसिज्म हो रही है अगर हम देखें तो बाकी देशों के द्वारा। दूसरा ये कि यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यूरेनियम जो था, जो ये न्यूक्लियर प्लांट था, उसे पहले ही शिफ्ट कर लिया गया था, इसलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। फोटो साइट्स पर लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अगर इस तरह की बात सामने आ रही तो जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका ने हमला किया है तो एक बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है न्यूक्लियर साइट्स को। और अगर नुकसान नहीं पहुंचा है तो जो एक मोटो था कि हमें यहां पर किसी भी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनने देना है या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हमें खत्म करना है, तो वो नहीं हो पाया मिशन पूरा। मैं नहीं ऐसा सोचता हूँ, क्योंकि अमेरिका का इंफॉर्मेशन हमेशा सच होता है। तो वो लोग के पास कई ऐसे साधन है सैटेलाइट से, जिसके बारे में ये लोग तलाश करके पता कर सकते हैं कि क्या हुआ। तो ईरान का जो बयान है कि हमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मैं वो बात को मानता नहीं हूँ। जी, यानी ये माना जाए कि यहाँ पर जो ये बातें कही जा रही है ईरान के द्वारा, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए या ये साबित करने के लिए की जा रही है कि अमेरिका कितनी भी कोशिश करे, हमारा नुकसान नहीं हुआ है। नहीं हुआ, हाँ, ऐसा कह रहे हैं जी। मगर किसको मानना, क्या बात मानना, ये प्रेक्षक पे छोड़ा जाता है। जी। तो एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर मैं कह रहा हूँ कि मुझे अमेरिका की बात सच लगती है, क्योंकि इतने बड़े बंकर बॉम्ब्स है वो डाले गए। तो वो जो जगह है जहाँ वो कर सकते हैं, वो तो अभी नहीं रही। तो अगर मशीन भी बच गए तो मशीन से क्या फायदा, कहाँ तो नहीं, मशीन को मशीनों को फिर से कहीं नुकसान ले हुआ है, ये खबर बाहर है कि जो मशीन है या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर यूज किए जा रहे थे उन सबको नुकसान हुआ है। लेकिन यूरेनियम को लेकर ये चर्चा थी कि शायद उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जिसके चलते ईरान ये भी कह रहा है कि हम आगे भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे। यानी कहीं हम रुकने वाले नहीं है, ईरान की तरफ से बातें सामने आ रही है। ऐसा हो सकता है, मगर फिर से वो बॉम्ब डाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं नुकसान हुआ या बच गया है कुछ, तो उसको भी उड़ा सकते हैं। जी। अभी ईरान के पास कोई डिफेंस नहीं है, तो और ज्यादा बॉम्ब भी डाल सकते हैं। लेकिन प्रकाश सर, यहाँ पर एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि मध्यस्थता हो सकती है, इसराइल को रुक जाना चाहिए, लेकिन अगर ईरान ही बातचीत करने को तैयार ना हो, क्योंकि हम देखने लगातार जो नेता थे खamenei, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अब इसराइल को भुगतना पड़ेगा, यानी इसराइल तैयार रहे, तो एक तरह से ये जो बदले की भावना आ रही है उसमें लोगों का ही नुकसान है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की बातें सामने आ रही है उसमें अब एक तरह से अहम और बदले की लड़ाई ज्यादा लग रही है, ईगो की लड़ाई ज्यादा लग रही है कि आप हम पे 2 मिसाइल दागेंगे तो हम आप पे 4 मिसाइल दागेंगे। तो ऐसे में इसका कुछ आपको लग रहा है मध्यस्थता हो सकती है इस मामले में? देखो, युद्ध की यही प्रॉब्लम है। सारे जहां भी युद्ध हुआ है, कोई भी लड़ाई हुई है, तो बदले की भावना से ही होता है।
और फिर बदले की बहाना चालू ही रहती है। तो अभी नुकसान जो लोगों को होता है, तो लोगों को प्रेशर डालना पड़ता है अपने नेताओं पे कि सब बंद करें और बदले की भावना चालू नहीं रखे। मैं नहीं कहता ये कि सिर्फ ईरान बदले की भावना लेके चलता है, इजराइल भी बदले की भावना लेके चलता है बिल्कुल। और अमेरिका भी। तो इसमें बाकी के लोग, इंडिया है या दूसरे देश है, उनको बीच में आके कहना चाहिए सब लोगों को कि भाई अभी बंद करो, नुकसान हो चुका है, दोनों का बड़ा नुकसान हो चुका है, अभी इस बात को यहाँ बंद करो, सीज फायर करवा दो। जैसे इंडिया का 4 दिन में, इंडिया पाकिस्तान का 4 दिन में सीज फायर हो गया, जी। तो उसी तरह से तो अभी क्या उसमें क्या फायदा हुआ? तो ईरान, इंडिया का नुकसान ज्यादा जो होने वाला था, क्योंकि पाकिस्तान अगर चालू रखता तो कुछ न कुछ बॉम्ब तो डिफेंस शील्ड जी। के बाहर निकल जाते और इंडिया को कुछ तो नुकसान होता। उसी तरह से पाकिस्तान को तो ज्यादा नुकसान होता, क्योंकि पाकिस्तान की तो सारी डिफेंस न्यूट्रलाइज कर दी गई थी। बिल्कुल। तो और दोनों देश को नुकसान होना जी जी, युद्ध किसी भी निश्चित था। समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत जरूर होनी चाहिए थी। हालांकि अमेरिका ने काफी ईरान को समझाया कि वो बातचीत करे, वार्ता करे, लेकिन शायद यही हाल होना था और इसके बाद समझना था। लेकिन इसमें लोगों की जान गई है और एक बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे साथ रमनीश वत्स जी भी जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक है। रमनीश जी, आपका भी स्वागत है। आपसे भी हम समझना चाहेंगे फिलहाल जो मौजूदा हालात है, इसमें भारत की भूमिका क्या रह सकती है। हालांकि भारत ने मध्यस्थता करने की पेशकश कर दी है, ईरान से बात की है और कहा है कि अब इस जंग को रोका जाए। गीतू जी, मुझे लगता है भारत हमेशा से शांति प्रिय राष्ट्र है, लेकिन अगर वैश्विक शांति को चुनौती दी जाती है तो भारत खामोश नहीं रहेगा। और जहां तक अभी ईरान और इजराइल की बात है, ईरान इजराइल और इसके बीच में आप देखते हैं कि जिस तरह से अमेरिका की भी एंट्री हो जाती है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जो जा रहा है, मुझे लगता है ये बहुत ही घातक साबित हो सकता है पूरे विश्व के लिए। और विश्व शांति स्थापित करने के लिए हमेशा से भारत अग्रणी रहा है, सबसे आगे रह करके, चाहे ईरान से बात डायलॉग करने की बात हो, चाहे इजराइल से डायलॉग करने की बात हो, वो चीजें होगी, बिल्कुल होगी। और हमेशा से भारत इस तरह की पहल करने में सबसे आगे रहता है। चाहे रसिया यूक्रेन वॉर की बात करें, चाहे और जितने भी सारे वॉर होते हैं, वहां पे भारत जो है हमेशा भारत की जो भूमिका रही है वो बहुत ही सराहनीय रही है। और लेकिन फिर दूसरी बात आती है कि आज देखिए, अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, वहां पे संघर्ष में भारत किसी के पाले में नहीं है, क्योंकि किसी में पाले में जाना तो मुझे लगता है ये हमारे लिए नुकसानदेह शायद। तो भारत सिर्फ हमेशा से भारत अपने राष्ट्र हित को सबसे बड़ी सर्वोपरि देखता है, लेकिन दूसरों को हितों को भी ध्यान में रखता है। और यहाँ पे लेकिन बहुत सारे, आज जिस तरह से ईरान ईरान के 800 से ज्यादा लोग वहां पे जो मारे गए, मुझे लगता है ये कहीं से भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। बदले की भावना, एक दूसरे, चाहे इजराइल के नागरिक, आम नागरिक की जान माल नुकसान हो रहा है, और जिस तरह से ईरान का हो रहा है, ये मुझे लगता है ये वैश्विक तौर पे देखा जाए, वैश्विक शांति के लिए बहुत ही बड़ा घातक हो सकता है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ यदि विश्व आज जी। जाता है, तो उससे आप देखिए कि महंगाई जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, और इससे पूरा विश्व जो है प्रभावित हो जाएगा। और अगर ईरान अपनी जमीन का इस्तेमाल करके भारत विरोधी तत्वों के लिए करता है, जी। और तो मुझे लगता है भारत को जवाब देना चाहिए। अभी देखिए, बात करें कि ईरान में भी मुझे लगता है पावर प्रोजेक्ट की बात करें, चाहे ईरान को जो बहुत सारे ऐसे चीजें थी, मुझे लगता है सांस्कृतिक रूप से भी देखा जाए तो आर्थिक रूप से मदद किया है, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? आज देखिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय ईरान के ही मिसाइल जो हैं पाकिस्तान ने हमारे ऊपर वो दागे थे। जी। तो ईरान ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन इजराइल को देखिए, बिल्कुल। तो लेकिन इजराइल रमनीश ने जी, ये भी हमारा समझिए कि इजराइल ईरान जिसके साथ वफादारी निभा रहा था, वो खुद उसके साथ विश्वासघात कर रहा है। पाकिस्तान को वही लेकर वही मैं देखिए गीतू जी, कि इस पे ट्रंप मैं के साथ इस पे मुनीर मैं चर्चा और कर रहे हैं। बात है कि इजराइल का साथ हम क्यों न दें। एक भारतीय होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि चाहे स्काई स्ट्राइकर कमिकज ड्रोन हो, चाहे एआई हारूफ ड्रोन्स हो, चाहे बाराक 8 हो, ये सारे मिसाइल्स जो है हमें किसके माध्यम से मिले? इजराइल के। और उसके तरफ देखिए, ईरान जो है हमारे साथ विश्वासघात खंजर घोंपने का काम किया। इजराइल ने हमेशा से, चाहे 1971 की बात करें, चाहे 99 की बात करें, हमेशा मतलब
हमारा साथी बनकर रहा है, रसिया की तरह रहा है और अन्य देशों की तरह जो भारत के साथ खड़ा रहता है। लेकिन ईरान ने हमारे लिए दुश्मन कायराना जी हरकत की है। मुझे लगता है उस नापाक हरकत का जी। जवाब भी अमेरिका ने दे दिया है। हालांकि एक फैक्टर ये भी है कि ईरान यहाँ पर जिस तरह से अमेरिका बातचीत करने के लिए बार बार कहता रहा और ये बात ना मानने पर ये आगे की कार्रवाई हुई है। यूएनएससी का रुख सर कैसे देखते हैं? क्या हम ये मानेंगे कि यहाँ पर जो देश हैं वो बढ़ते हुए नजर आएंगे? देखो, यूएनएससी में तो बड़ा पॉलिटिक्स चलेगा, सब अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स चलेगा। इसमें रशिया भी है, चीन भी है, सब लोग हैं। मगर भारत एक देश है जिसके पर इजराइल को पूरा भरोसा है और ईरान को भी पूरा भरोसा है। तो अगर भारत कोशिश करे तो भारत कर सकता है दोनों के बीच कुछ संवाद और कुछ सीज फायर या कुछ भी युद्ध का निवारण निकाल सकता है भारत। तो ये काम सिर्फ भारत ही कर सकता है और कोई कंट्री ऐसा नहीं है कि जिसमें इजराइल को पूरा विश्वास हो और ईरान को भी पूरा विश्वास हो। तो भारत एक ही देश है जिसमें दोनों साइड को इस सिचुएशन में, इस मामले में ऐसी बात है कि भारत पर पूरा विश्वास है, ईरान को भी विश्वास है और इजराइल को भी विश्वास है। तो ये यूएनएससी से कुछ नहीं होगा। मगर अगर भारत बीच में आ जावे और इजराइल से बात करना शुरू करे, ईरान से बात करना शुरू करे, तो कोई रास्ता निकाल सकता है। और इसमें भारत का भी फायदा है क्योंकि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो भारत को भी ऑयल नहीं मिलेगा, वहां से आने वाला ऑयल नहीं मिलेगा। तो सब लोग को नुकसान है। अब अभी इस अगर 5 दिन 10 दिन 1 महीने में ये युद्ध को रोका नहीं गया तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान चीन को है, मगर सब और देशों को भी नुकसान है जी। तो इसलिए अच्छा है कि इस टाइम पे मोदी जी ये बात अपने मन में ले और इजराइल से बात करे, ईरान से बात करे और कुछ ऐसा दौर निकाले जिससे कुछ समझौती हो सके हाँ दोनों बिल्कुल। के बीच। प्रकाश सर ये भी बताइए, जिस तरह से ईरान की तरफ से धमकी दी गई कि जितनी भी 9 साइट्स हैं यानी कि एयर बेसिस हैं बाकी जगहों में मिडल ईस्ट में अमेरिका के, उन पर निशाना टारगेट किया जाएगा, उन्हें उड़ा दिया जाएगा। वहीं हूतियों की तरफ से ये धमकी दी गई कि रेड सी के अंदर जितने भी जहाज हैं अमेरिका के वो टारगेट पर रहेंगे। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी नागरिक को भी अगर कहीं देखेंगे तो अब उसे बख्शेंगे नहीं। तो ये इस धमकी को आप कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका इसके लिए पूरी तरह से तैयार है? नहीं, तो बात क्या है ना कि अमेरिका पास भी बहुत शस्त्र है और सारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सब एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला नहीं जाता, उसके साथ 30-40 और डिस्ट्रॉयर शिप्स होती है। तो दो बड़ा काफला एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ का वो दोनों वहाँ पहुँच चुका है। तो उसके पास इतना फायर पावर है कि ये सबको तबाह कर सकता है। ईरान को तो बहुत ही नुकसान कर सकता है अमेरिका। इजराइल ने किया है, मगर जो अमेरिका कर सकता है वो तो उसका तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ईरान के हित में है तो अमेरिका को ज़्यादा न छंछेड़े और अमेरिका के अगर 200, 200, 300 सोल्जर्स को मार दिया गया तो उसका बदला अमेरिका लेगा, तो एक और बदले की भावना से आ जाएगा युद्ध में। तो इससे कोई किसी को फायदा नहीं है, सबको नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ईरान को है क्योंकि ईरान को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, रूस नहीं आएगा, चीन नहीं आएगा, शस्त्र देंगे कुछ यहाँ वहाँ, मगर उससे कुछ नहीं होता है। नुकसान ही तो बड़ी ईरान को ही भुगतने बिल्कुल, ईरान को बड़ा नुकसान होगा। प्रकाश सर यहाँ पर एक और रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगी। पाकिस्तान जिस तरह से कह रहा था कि अगर ईरान पे इजराइल किसी भी तरह का न्यूक्लियर अटैक करता है तो हमारे पास इतनी न्यूक्लियर ताकत है कि हम इजराइल पर अटैक करेंगे, लेकिन उसके बाद जैसे ही ट्रंप से मुलाकात होती है, यू टर्न आ जाता है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की भूमिका को कैसे देखते हैं सर? तो पाकिस्तान पे ईरान विश्वास नहीं करता और पाकिस्तान पे इजराइल तो बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो पाकिस्तान के पास तो कोई भूमिका है ही नहीं। और पाकिस्तान इज अ सुन्नी कंट्री और ईरान है शिया कंट्री, तो ये भी उसके बीच में
खतरा है ही, कि विश्वास तो है ही नहीं। और अभी अभी विश्वासघात किया है पाकिस्तान ने, कि एक बार ईरान की तरफ से बोला और दूसरी बार अमेरिका के पास जाके खाना खाया, और अभी अमेरिका की बात मान रहा है, अमेरिका के लिए बोल रहा है। तो ये पलटू देश है पाकिस्तान, जी तो उसके लिए तो कोई विश्वास करेगा ही नहीं। मगर भारत ने ऐसा नहीं किया कुछ, बिल्कुल। उसने कुछ बोला नहीं किसी के खिलाफ, सिर्फ इतना कहा कि युद्ध बंद होना चाहिए, जी। समझौता होना चाहिए और डिप्लोमेसी से काम लिया जाए, इतना ही कहा है और कुछ किया बिल्कुल नहीं बिल्कुल। और भारत सर ने। भारत के जो संबंध है ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल से भी अच्छे हैं, और तो और अमेरिका को तो वो हाँ, दोस्त ही मानते हैं। तो हम एक तरह से माने कि एक बैलेंस रिश्ते जो है भारत की तरफ से सभी देशों के साथ बनाकर रखने की कोशिश होती है, और सद्भावना की कोशिश होती है कि अच्छे रिश्ते बने रहे, शांति रहे। ऐसे में सर यहाँ पर एक बात और सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही थी कि हम तकरीबन 2 हफ्ते का समय देते हैं, यानी कि 14 दिनों का समय देते हैं ईरान को सोचने के लिए, समझने के लिए, बातचीत के लिए। लेकिन उस बीच यह हमला हो जाता है और ईरान खुद इस बात की एक तरह से कहिए क्रिटिसाइज कर रहा है, कि आलोचना हो रही है कि आखिर अमेरिका ने तो हमें कहा था कि 2 हफ्ते का समय और अचानक ये हमला हो जाना, तो क्या ये भी एक रणनीति थी अमेरिका की? हाँ, रणनीति थी और बनावट थी। ये तो ट्रंप की खासियत है, वो कहेगा क्या और करेगा क्या। और वो खुद ही कहता है कि मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, कि जिसी तरह से किसी को पता ना चले कि मेरे मन में क्या है और मैं क्या करूँगा। तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एडवांटेज ले रहे हैं, खुद अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल बताता है हर एक देश को, और फिर उसका एडवांटेज लेता है। देखो ये जो टैरिफ है, जी। ट्रेड है, उसमें भी यही कर रहा है ना। बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर ये समझिए कि ट्रंप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो कहते कुछ हैं कर और भी बाद में कुछ कुछ भी वो रिएक्शन दे देते हैं। तो ऐसे में उनकी बातों को अगर ये मान के चलता है ईरान की ठीक है ऐसे ही होगा, तो वो गलत था, और शायद ये स्ट्रैटेजी थी, ये वॉर स्ट्रैटेजी थी जिसके तहत ये कार्रवाई की स्ट्रेटजी गई। थी। और ईरान भी समझता था, पहले से समझता था। जी। ईरान कोई 2 हफ्ते की बात में आ गया नहीं है, मगर ईरान कुछ कर नहीं सकता था। अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स है, जी। और वो वेपन्स वो डाल सकते हैं ईरान पे, और बंकर बस्टर बॉम्ब्स वगैरह है। तो उसमें ईरान का कुछ सोल्यूशन नहीं था, उसके पास सोल्यूशन नहीं है कुछ भी। और वो 2 दिन में करे या 2 हफ्ते में करे, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था ईरान को। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि देखिए रूस ने जिस तरह से बीच में मीडिएशन की बात कह दी थी कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन की बात है ये, और ऐसे में यहाँ पर ट्रंप की तरफ से बात कही जाती है कि पहले आप अपने मसले सुलझा लीजिए, उसके बाद आप हमारे या फिर ईरान और इसके बीच में आइएगा, इसराइल के बीच में। तो ऐसे में क्या ट्रंप उस वक्त नहीं चाहते थे मध्यस्थता हो और ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि उन्हें यहाँ पर 3 साइट्स को निशाने पर लेना था, न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना था। तो क्या वो भी एक तरह से ये माना जाए कि एक रणनीति थी ट्रंप की, और जिस रास्ते पर ट्रंप चल रहे थे, अगर यहाँ पर मध्यस्थता हो जाती, युद्ध रुक जाता, तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ये साइट्स उड़ाने का प्लान था अमेरिका का, वो पूरा नहीं हो पाता। नहीं पाता। और देखो मध्यस्थ कौन हो सकता है? मध्यस्थ वो हो सकता है जो मध्यस्थ सच में है। रूस कोई मध्यस्थ नहीं है, चीन मध्यस्थ नहीं है, वो लोग सब ईरान के साइड पे है। तो उसकी तो इजराइल वाले नहीं सुनेंगे ना, तो वो मध्यस्थ नहीं हो सकते। उसी तरह से यूएसए भी मध्यस्थ नहीं हो सकता, क्योंकि यूएसए इज ऑन इजराइल साइड। तो मध्यस्थ वही हो सकता है जो लोग जिसके पर दोनों साइड को विश्वास करने के लिए कोई बेसिस हो। तो ऐसा एक ही देश है अभी तो, जो इंडिया है। बिल्कुल, क्योंकि भारत के रिश्ते सिवा दोनों ही कोई है ही देशों के नहीं साथ अभी। अच्छे हैं। भारत का रिकॉर्ड भी ये रहा है कि हम कभी भी युद्ध को आगे नहीं बढ़ाते, एस्केलेशन से बचते हैं और कहीं ना कहीं शांति की बात करते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, अगर भारत बीच में आएगा तो हो सकता है कि दोनों देश आराम से बैठ के बात सुन भी सकते हैं, बाकियों पर इतना भरोसा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। रमनीश जी, और ये देखिए इसको लेकर जो पीएम मोदी है वो एक पहल कर चुके हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया है और ईरान से भी बात कर ली है कि आप आइए और शांति वार्ता करते हैं, और अब इस युद्ध को रोकना चाहिए और शांति बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए गीतू जी, जहां तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहां हमेशा से असहाय दिखता है इस तरह के मामले में, जहां सबसे ज्यादा प्रभावी उनको दिखना चाहिए, वहां भारत शांति दूत बन करके हमेशा उभरता है।
और भारत की बात की जाए तो भारत अगर किसी के पक्ष में होगा तो वो मानवता के पक्ष में होगा, ना तो शिया वाले देश में, ना तो सुन्नी वाले देश में, ना तो ईसाई, ना तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इंसानियत के पक्ष में भारत हमेशा से खड़ा होता है। अमेरिका की मिसाइलें की बात करें, चाहे ईरान की जवाबी जो कार्रवाई होती है, या इजराइल की जो जिस तरह से आक्रामक मोड़ आज हम देख रहे हैं, दुनिया को आग में झोंकने जा रही है। और इसमें भारत जो है संतुलन बनाने में मुझे लगता है अग्रणी भूमिका निभाएगा। फिर बात करें कि हमें एनआरआई की बात करें, या तेल आपूर्ति की बात करें, या सामरिक हितों को प्राथमिकता देने की बात करें, मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध रही है और इसके लिए सतर्क भी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें, अभी कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि होती तो आज अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह से सोनिया गांधी का एक लेख आता है ईरान के पक्ष में, और फलस्तीन गाजा इस तरह के पक्ष में खड़ी होती हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के चीजें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी हाल में ही नापाक हरकत ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर के ऑपरेशन सिंदूर में उनकी मिसाइलें हमारे ऊपर दागी, तो ऐसे में यदि भारत का कोई भी नेता यदि ईरान की बात करता है, ईरान के पक्ष की बात करता है, मुझे लगता है ये भारत से, हमारे देश से ही खिलाफत करता है। फिर भारत की भूमिका की बात की जाए तो मीडिएटर बिल्कुल होनी चाहिए। और आप बात करें कि एकमात्र ऐसा देश हमारा भारत ही है, ताकतवर देश। आज ताकतवर देश के रूप में रसिया की बात करें, चाहे यूएस की बात करें, यूएस और खास करके चाइना कभी भी आप देखिए कि यू टर्न ले लेता है। जो बातें जब भी अब जैसे आप 14 डेज का आप ईरान को आप टाइम देते हैं, उसके बाद आप मिसाइल दाग देते हैं, इसका मतलब है कि और खास करके ये बात तो क्लियर हो गई है। ट्रम्प का एक मूड है, ट्रम्प के मूड को समझना प्रकाश बहुत सर, ही देखिए ज्यादा रमनीश मुश्किल जी ये होता कह है। रहे हैं कि ये उनकी रणनीति है, ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो वही बोलते कुछ हैं और उसके बाद तुरंत जो उन्हें कदम उठाने होते हैं, फैसले लेने होते हैं, वो ले लेते हैं। और शायद अब ये विश्व का हर देश समझ रहा है कि ये ट्रम्प का स्टाइल है, ये उनका तरीका है कि किस तरीके से वो अपने काम को करेंगे। तो वो अब ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है उनकी बातों की कि वो जो कह रहे हैं वो वाकई उसी बात पे चलेंगे या नहीं चलेंगे। क्योंकि हमने देखा कि टैरिफ को लेकर भी जिस तरह से चाइना के साथ रिश्ते बने, और अब हम देख रहे हैं कि अब मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है व्यापार को लेकर, तो उनकी क्रेडिबिलिटी अब इस हिसाब से नहीं मानी जाएगी, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रकाश सर, यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अगर यहाँ पर एक तरह से दूसरे देश, यानी देशों का बंटवारा अगर हो जाता है, कुछ देश ईरान का पक्ष लेते हैं, कुछ इजराइल और अमेरिका का लेते हैं, क्या हालात उस वक्त बनते हुए दिखाई देंगे? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो सकती है? अगर इसे सही समय पर नहीं रोका गया तो क्या देशों का बंटवारा हमें देखने को मिल सकता है? आप कैसे देखते हैं इसे? अच्छा, तो बात यह है कि तीसरे युद्ध तरफ जा सकते हैं हम। अगर देखो, एक ऐसा है, अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो ईरान ने बंद कर दिया, तो उसके लिए कई देश नाराज है और कई देशों को बड़ी नुकसानी हो सकती है। अभी आगे जाके अगर ईरान ने हमला कर दिया अमेरिका पे, बड़ा अमेरिकन सोल्जर्स पे, तो उसका जवाब अमेरिका देगा। इसके जवाब में अमेरिका ईरान को काफी नुकसान पहुंचा देगा, और इसके बाद ईरान के पास जो कुछ भी मिसाइल्स है वो सब डाल देंगे किसी न किसी पर। अमेरिका पर डालने की कोशिश करें, अमेरिकन शिप्स पे डालने की कोशिश करें, अमेरिकन सोल्जर्स पे डालने की कोशिश करें, या तो इजराइल पे तो डालेंगे ही। तो ये सब चलता रहेगा, तो फिर ऐसा समय भी आ सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध की शुरू हो जाए, क्योंकि चीन आ सकता है ईरान को हेल्प करने, रशिया आ सकता है ईरान को हेल्प करने। अगर ये दोनों आ गए, रशिया चीन ईरान को हेल्प करने, और मिसाइल देने लगे, टर्की आ जाता है और मिसाइल देता है, पाकिस्तान कुछ करता है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, मगर पाकिस्तान कुछ करता है, तो ये हो सकता है कि इसमें तीसरा युद्ध शुरू हो जाए। मगर ऐसा लगता नहीं है कि होगा। अभी मुझे लगता है कि जो इजराइल का गोल है, अमेरिका का गोल है, वो उनके खुद के असेसमेंट में उन्होंने पार कर दिया। तो अभी उनके लिए कोई फायदा नहीं है इस युद्ध को ज्यादा चलाने में, और तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने में किसी का फायदा नहीं है। अमेरिका का फायदा नहीं है, इजराइल का फायदा नहीं है जी। मगर हो सकता है कि ईरान वाले ना माने और
ज़्यादा से ज़्यादा बदले की भावना से वो लोग हमला करना शुरू कर दें। मगर अगर ऐसा हुआ तो उसमें ईरान का बड़ा बड़ा नुकसान होगा। अभी तो कुछ नहीं हुआ है। बिल्कुल। हाँ, इतने लोग मारे गए हैं, मगर ईरान में, तेहरान में बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, यानी ये माना जाए ईरान पूरी तरह से तबाह हो जाएगा अगर इसमें अमेरिका की हाँ, एंट्री हो जाती है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर हाँ, ईरान ने कोई भी कार्रवाई की, जाहिर सी बात है अमेरिका भी इसका बदला लेगा, और बदला लिया तो फिर ईरान खत्म है ये माना जाए। और क्योंकि ईरान के जिस तरह से अभी फिलहाल ये जो कार्रवाई चल रही है, बदले की कार्रवाई, क्योंकि यहाँ पर वार्ता की कोई बातचीत अभी नहीं हो रही है, किसी भी तरह से आगे बढ़ता हुआ ईरान हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर सर एक चीज़ है, तख्ता पलट की बातें ज़रूर चल रही है। खमेनेई का जो अब उत्तराधिकारियों से ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि अब जो अगली सत्ता है खमेनेई के बाद वो कौन संभालेगा और जो इस विचारधारा को आगे बढ़ाएगा। तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि अब कहीं ना कहीं जो खमेनेई की या तो तख्ता पलट हो सकता है, या फिर कोई उत्तराधिकारी अगर मिलता है तो वो भी उसी सोच पर काम करेगा? हाँ, नहीं, मगर खामेनी बहुत वीक हो गया है। खामेनी खुद भी कहीं रह नहीं सकता, वो यहाँ वहाँ भागता फिरता है। तो खामेनी की सत्ता कितने दिन तक चलेगी ये बात है। तो ऐसा हो सकता है कि 3-4 भी हफ्ते में ही खामेनी की सत्ता चली जाए। फिर उसकी जगह क्या आएगा हमें पता नहीं है। इसकी जगह जो ईरान का गवर्नमेंट है वो सत्ता में आ सकता है। जी। प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो लोग सत्ता में आ सकते हैं, या खामेनी का कहीं कोई रिप्लेसमेंट आ सकता है। अगर खामेनी का रिप्लेसमेंट आया तो वो खामेनी से बुरा होगा। जी, वही मेरा सवाल है कि वही विचारधारा पे और काम होगा, फिर तो हाँ, युद्ध एस्केलेशन होता ही रहेगा, यानी वॉर एस्केलेशन में कोई कमी हम नहीं देखेंगे। वही सोच कि हाँ ठीक है, ईरानी झुकते नहीं है, डरते नहीं है, लेकिन जो आम नागरिक है शायद ईरान उनके बारे में नहीं सोच रहा है। हाँ, और खामेनी का जो सन है उसके बारे में लोग सोच रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आ जाए, खामेनी तो उसको ही लाना चाहेंगे। जी। तो अगर वो सत्ता में आ गया तो वो वीक लीडर रहेगा, क्योंकि उसकी चलेगी नहीं इतनी। जी। हालांकि सर तो जो 3 मौलवियों की लिस्ट सामने आई थी उसमें खामेनेई के बेटे का नाम नहीं था, और शायद यही वजह है जो आप बता रहे हैं कि वो वीक लीडर है, तो इसलिए उन्हें खुद इस बात का एहसास हो चुका है। तो जो लिस्ट उन्होंने दी थी उत्तराधिकारी की 3 मौलवियों की, उसमें उनके बेटे का नाम नहीं है, और इसलिए चर्चा और ज्यादा बढ़ रही है कि किसी ऐसे लीडर की अब यहाँ पर चुनने की कोशिश की जा रही है जो इसी युद्ध को आगे बढ़ाए और जो इसी सोच को आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर दूसरा धड़ा वो भी है जो डेमोक्रेसी चाहता है ईरान में, जो ये चाहते हैं कि ठीक है यहाँ पर लोकतंत्र का राज हो, लोगों को यहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिले, अपनी बात रखने का मौका मिले। यानी इस तरह के जो ये सरकार चलाई जा रही है खमेनेई के द्वारा, उससे लोग निजात चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि बदलाव आए ईरान में। तो देखो, खामेनी चाहेगा कि वो अपना सक्सेसर सिलेक्ट करे, मगर खामेनी मारा गया तो उसको सिलेक्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर तो कोई भी आ सकता है, अगर कोई भी सत्ता ले लेने की कोशिश करे, मगर लोग ना भी एक्सेप्ट करें। और अभी तो उसका तंत्र एकदम वीक हो चुका है, क्योंकि उसके काफ़ी अधिकारियों मारे गए हैं। मारे गए की इतनी बात नहीं, उसका मिलिट्री जो पावर था जी। वो काफ़ी बिल्कुल कम वो हो वीक गया, हो चुका है, बिल्कुल वीक हो चुका। हाँ। तो डोमेस्टिकली भी वीक हो चुके हैं वो। और ये भूलना मत कि ईरान में काफ़ी अलग अलग तरह के लोग हैं। ईरान में एक बड़ा बलूचिस्तान का हिस्सा है जी। ईरान में बड़ा जो जो टर्किश में है, सीरिया में है, इराक में है, ऐसे वो कर्डिश लोग हैं। तो वो कर्डिश लोग का हिस्सा छोटा नहीं है, 15-20% से है। तो ईरान में भी काफ़ी अलग अलग हिस्सा है, और खामेनी तो सिर्फ एक हिस्से का ये था, और उसकी वजह से वो रूलिंग करता था। और रमनीश जी ये देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो विश्व के देश हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ ईरान के साथ है, कुछ इजराइल और अमेरिका के साथ है। तो ऐसे में किस तरीके से हम इसे समझे कि यहाँ पर अगर युद्ध का एस्केलेशन हो जाता है, युद्ध बढ़ जाता है, मध्यस्थता की बात नहीं बनती है, तो क्या हालात बनेंगे विश्व के लिए? बिल्कुल जीतू जी, विश्व के हालात बिगड़ेंगे, बनेंगे तो नहीं, क्योंकि युद्ध कहीं से भी, युद्ध की पहल कहीं से भी होती है, और
नापाक हरकत कहीं से भी होती है, किसी भी देश की तरफ से होती है, चाहे ईरान की तरफ से हो, चाहे पाकिस्तान करता है, चाहे अमेरिका करता है, चाहे इजराइल करता है, तो इसका खामियाजा वहां के आम नागरिक जो है उसी का होता है सर। चाहे आज देखिए कि आज ये युद्ध की स्थिति यदि होती है तो इसके पीछे कारण क्या था। आज ईरान की तरफ से हमास जो है या गाजा के जो आतंकी हैं उनके तरफ से नापाक हरकतें हुई, और आज स्थिति आ गई कि युद्ध, आज स्थिति आ गई कि अमेरिका भी इसके बीच में कूद पड़ा है। लेकिन ऐसे में भी हमारे भारत के कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो ईरान का साथ दे रहे हैं, हमास का साथ दे रहे हैं, तो ये तो खतरनाक है। और बात करते हैं कि आज इजराइल के आम नागरिकों के साथ कितनी बर्बरता ईरान की तरफ से हुई, लगातार नापाक हरकतें हुई, तभी तो ये स्थिति बनी है। भारत का मुसलमान आज अगर ईरान के साथ खड़ा हो जाता है तो इजराइल और भारत की नीति के खिलाफ खड़ा नहीं है। ये सवाल उठाना जरूरी है। हमें तय करना होगा गीतू जी कि भारत का मुसलमान भारत के साथ या मजहबी विदेशी नीति के साथ है। जब भारतीय सेना देश की सुरक्षा कर रही हो उस वक्त किसी अन्य देश के झंडे लहराना ये मजहब नहीं है। यहाँ पे देखिए जय फिलिस्तीन के नारे लगाए जाते हैं हमारे देश में, ईरान के साथ सोनिया गांधी जी खड़ी हो जाती हैं, जबकि वही ईरान, जैसा कि मैंने बार बार आपको कहा कि नापाक हरकतें की है पाकिस्तान के साथ मिलकर के, पाकिस्तान को मिसाइलें भेजता है, हथियार भेजता है हमारे खिलाफ वो हमले करवाने के लिए। उसके बाद फिर भी हमने ईरान का बहुत बार साथ दिया। ईरान या फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां निकालना, कश्मीरी पंडितों पे चुप भी दिखना, ये दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी की खास करके बात करिए, मोदी सरकार की विदेश नीति धर्म पर नहीं राष्ट्र हित पर आधारित होती है, और ये सभी नागरिकों की नीति होनी चाहिए। अगर कोई भारत में रहकर के ईरान के पक्ष में जहर उगलता है तो उसे याद दिलाना होगा कि वह वतन भारत है, तेहरान नहीं है। हमारा वतन भारत है, तेहरान नहीं, इस बात को हमें समझना होगा। भारत का मुसलमान राष्ट्रवादी हो सकता है। मैं जैसा कि मैंने कहा कि कुछ मुसलमान हैं जो ईरान के पक्ष में आज खड़े हैं, और लेकिन जो मजहबी भड़काव में ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है वो राष्ट्र विरोधी, इतना भी मैं कहना चाहूंगा गीतू जी। फिर बात करते हैं, इजराइल भारत का सामरिक मित्र है और भारत के दुश्मन का साथ देना मुझे लगता है बिल्कुल। अब चाहे देखना होगा कि किस तरह से जो विश्व के बाकी देश हैं उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा और कैसे इस युद्ध के एस्केलेशन को रोकना होगा। और इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी किरण न्यूज रूम से जुड़ गई हैं। किरण, जिस तरह से हम देख रहे हैं फिलहाल जो हालात हैं वो बेहतर होते नहीं दिख रहे हैं, और कुल मिलाकर ये समझा जाए कि एक बड़ा नुकसान इजराइल और ईरान में हो रहा है। खासतौर से अगर ईरान के नागरिकों की संख्या की बात करते हैं तो 800 के पार मौतों का आंकड़ा सामने आ चुका है, और ये वाकई चिंता और डराने वाला है। तो देखिए बढ़ भी सकता है आगे, क्योंकि लगातार पूरी रात भर अगर देखा जाए तो इजराइल के अंदर में जो है सायरन बजता रहा। सायरन का अर्थ यही है, क्योंकि देखिए हम भी बखूबी समझते हैं, क्योंकि हमने जब पाकिस्तान के साथ जो हमारा मिलिट्री एक्शन हुआ था, उनके तरफ से जो आतंकवादी हमले हुए थे, उसके बाद ये एहतियातन कदम हमारी तरफ से भी उठाया गया था, यानी कि भारत में भी ये कदम जो बॉर्डर एरियाज है वहां उठाया गया। तो सायरन का अर्थ होता है कि दूसरे देश से जो है हमला हो रहा है, यानी आपको शेल्टर में जाकर के छिप जाना है, अपने आप को बचाव करना है, सेफ जगह पर आपको चले जाना है। और सेम ऐसी ही स्थिति जो है इजराइल के अंदर में जो है कल पूरी रात जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि ईरान की तरफ से हमने देखा कि किस तरह से जब अमेरिका ने उनके 3 परमाणु साइट्स पर हमला किया तो उसके बाद से वो कितना ज्यादा हमलावर हो गया। उसने अंधाधुंध जो है मिसाइलों की बरसात कर दी थी, वो भी तस्वीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। अब देखिए उसके बाद पूरी रात भर जो है मिसाइलों का और बमबारी का जो दौर है वो चलता रहा, सायरन बजते रहे, लोग छिपते रहे। लेकिन देखिए शेल्टर में भी लोग कितने ज्यादा जाकर के छिप पाएंगे। देखिए जो जानकारी मिल रही थी, हमने कल भी बताया था कि शेल्टर में छिपे हुए लोगों के ऊपर में भी जो मलबा है वो गिर जाता है, क्योंकि आजकल बॉम्ब और मिसाइल्स इतने ज्यादा ताकतवर हो गए हैं कि वो इस तरह के शेल्टर्स को भी कई बार जो है वो भेज जाते हैं और उसके बाद वो सटीक निशाना लगा देते हैं। और ऐसी स्थिति इजराइल के अंदर में देखने को मिल रही है। अमेरिका ने एक बार भी नहीं सोचा। देखिए कल डिफेंस एक्सपर्ट से गीतू लगातार हम सबकी बातचीत हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि अमेरिका को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। और चौतरफा अगर हम
पूरी दुनिया की बात करें तो हर कोई यही बात कर रहा है, जबकि सऊदी अरब भी अगर ये बात कर रहा है, जो ईरान का कभी बहुत बेहतरीन दोस्त के तौर पर जाना नहीं गया, कई बार उसने उसके खिलाफ जो है सऊदी अरब ने आवाज भी उठाई, अमेरिका के साथ उसकी एक अच्छी दोस्ती जो है वो देखी गई, लेकिन उसके बाद भी अगर सऊदी अरब अमेरिका की तरफ से किए गए हमले की निंदा करता है तो समझिए कि वाकई ये बहुत बड़ी बात है, एक तरह का सेटबैक है कि अमेरिका ने देखिए इस तरह से हमला किया और उसके बाद से इजराइल के ऊपर में ये ताबड़तोड़ मिसाइलों का दौर जो है ईरान की तरफ से जारी है। और जो मरने का आंकड़ा है, देखिए आप अभी 800 बता रही है, लेकिन ये मरने के आंकड़े जो है वो और ज्यादा बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा यहां पर ये संख्या होने वाली है। और इससे ज्यादा कैजुअलिटी अगर देखी जाए तो वो आपको जो है ईरान के अंदर में भी, क्योंकि ईरान के अंदर में देखिए शेल्टर्स बनाए गए हैं, लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, यानी अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इजराइल से कई गुना ज्यादा। ऐसे में वहां पर जो ये संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि इजराइल भी लगातार जो है हमले कर रहा है। बहुत सोच समझकर कल हमने देखा एक बार फिर से जो है मिसाइलों की बरसात जो है वो ईरान के ऊपर में भी की गई है। तो ऐसे में अमेरिका ने एक बार हमला कर दिया, चेतावनी दे दी, कह दिया कि ईरान को अब शांति कायम करने की जरूरत है, ईरान अब शांति के पथ पर चले, तो ऐसा होता नहीं है। और अब देखिए जब बैठक का दौर चल रहा है, क्योंकि यूएन के पास में जब ईरान पहुंच जा रहा है तो संभवतः जो सोया हुआ यूएन है, बिल्कुल ऐसा किरण, हो और अब सकता है लगता कि है आने इस वाले युद्ध की दिनों कोई में वो नीति भी जगे। नहीं बची है, लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं ये युद्ध आगे बढ़ता है तो किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा और यहाँ पर विश्व का एक बंटवारा होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट ये हो सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम देख रहे हैं, क्योंकि जानमाल का नुकसान होगा, जो एक अर्थव्यवस्था है वो बिगड़ जाएगी, व्यापार जो देशों का है उस पर इसका एक बड़ा असर पड़ेगा, यानी कुल मिलाकर एक तरह से ये माने जाए कि तबाही की शुरुआत ये हो जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो पहले तो ईरान को होगा, क्योंकि अभी ईरान तो वीक हो चुका है। ईरान के जब सागरित थे, हमास, हिजबुल्ला, हुथीज एंड सीरिया, तो ये चारों तबाह हो चुके हैं और उसके पास भी कोई हथियार नहीं रहे। अभी ईरान को भी खाली कर दिया जाएगा, ईरान के पास भी हथियार नहीं रहेगा, क्योंकि वो अभी मिसाइलें डाल रहा है तो वो कम होती जा रही है जी। तो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगा। उतने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद कर दिया गया है उसमें ईरान का भी कट हो जाता है था, ईरान भी कहीं बेच नहीं सकता, तो इकोनॉमिक पाइपलाइन कट हो जाती है ईरान की। तो ये सब अगर आप देखें तो 2-3 महीने में तो ईरान बहुत ही तबाह हो जाएगा। और जो अभी ईरान देश है, जो इसकी ताकत है, वो कुछ नहीं रहेगी। तो सऊदी अरेबिया की ताकत और बढ़ जाएगी ईरान के कंपैरिजन में, और सऊदी अरेबिया सुन्नी देश है, ईरान शिया देश है। बिल्कुल तो सर, ये सब जी सर, इसी है। पर मेरा अगला सवाल ये भी है कि अगर हम मुस्लिम देशों की बात करें तो कौन से देश ईरान को सपोर्ट करेंगे और कौन से न्यूट्रल रहेंगे, कौन चाहेगा कि ठीक है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि यहाँ पर आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या मुस्लिम देशों का बंटवारा भी होगा? हाँ, पूरा बंटवारा होगा, मगर पहली बात तो ये है कि सपोर्ट किया तो किस तरह से सपोर्ट किया। देखो अभी पाकिस्तान कह रहा है कि वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है जी। टर्की बड़ा देश है, उसके पास काफी शस्त्र है, वो कई कंट्रीज को शस्त्र दे सकता है, उसने पाकिस्तान को शस्त्र दिए हैं, अभी ईरान को भी दे सकते हैं, ड्रोन्स वगैरह दे सकता है, मिसाइल्स दे सकता है। तो टर्की किसके तरफेन में जाएगा ये पता नहीं है, क्योंकि टर्की नेटो मेंबर भी है और अमेरिका के दबाव में भी है। तो टर्की ईरान को सपोर्ट फिजिकली करेगा, सब लोग बात करते हैं, मगर चीन के अलावा किसी ने ईरान को शस्त्र नहीं दिए अभी तक जी। तो ये सब का सपोर्ट का मीनिंग क्या है? तो देखो जर्मनी सपोर्ट करता है इजराइल को, जर्मनी कैन गिव वेपन्स टू इजराइल, अमेरिका कैन गिव वेपन्स टू इजराइल, तो ये सपोर्ट रियल सपोर्ट है। मगर जो लोग ईरान को सपोर्ट करते हैं उसमें से कोई किसी का रियल सपोर्ट नहीं है। बिल्कुल, यानी कि सिर्फ तो एक तरह से ये कहा जाए इमोशनल सपोर्ट सब कर रहे हैं कि ये हो गया तो गलत हुआ, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी वाकई वॉरफेयर में सपोर्ट करने की तो बहुत कम देश सामने आएंगे।